हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर से द्वितीय प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं इसमें आप लोगों को MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बता रहा हूँ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत मैं अब तक 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। पार्ट 1 है 45 क्वेश्चन का, पार्ट 2 है 45 क्वेश्चन का और पार्ट 3 है 60 क्वेश्चन का। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उसमें 80 क्वेश्चन होगा। मैं आज आप लोगों को 80 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसा कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली है और कुछ विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो चुकी हैं। ऐसे में व्यस्तताएं काफ़ी बढ़ गई है, मैं भी काफ़ी व्यस्त हो गया हूं। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर तुलनात्मक शासन और राजनीति से और प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 8 तारीख तक सभी क्वेश्चन को अपलोड करने का प्रयास करूंगा। 8 तारीख से पहले सभी क्वेश्चन अपलोड करने का प्रयास करूंगा। हालांकि जो प्रथम प्रश्न पत्र है तुलनात्मक शासन और राजनीति, उस पर अभी मैं PDF तैयार नहीं कर पाया हूं, लेकिन हैंड रिटेन ही उस पर मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊंगा। तो आइए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इस पार्ट में मैं आपको 80 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 151 चीख कर हुक्म देने और चाबुक चटकाने, ये चटकाने हैं, चटखाने हैं। चाबुक चटखाने के दिन अब नहीं है, किसका कथन है? यह कथन है मार्गरेट विलियमसन का। क्वेश्चन नंबर 152 सूचना और जानकारी का प्रयोग विखंडन और अव्यवस्था पर रोक लगाने के लिए किया जा सकता है, यह किसका कथन है? यह है नॉर्बर्ट वीनर का। नॉर्बर्ट वीनर का यह कथन है नॉर्बर्ट वीनर का। क्वेश्चन नंबर 153 स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों है। स्टाफ उच्च श्रेणी के पदाधिकारियों को परामर्श देने वाला अभिकरण है जिसके कोई क्रियात्मक उत्तरदायित्व तो नहीं होते हैं। किसका कथन है? एल.डी. व्हाइट, मूने, रैले और वेपर। तो यह कथन है मूने का। 154 पर आते हैं। स्टाफ अभिकरण कार्यपालिका के व्यक्तित्व का विस्तार है जिसका अर्थ है अधिक आँखें, अधिक कान, अधिक हाथ, जो उसकी योजना के निर्माण और उसके क्रियान्वयन में सहायता दे सकें। यह किसका कथन है? यह कथन है मूने का। यह कथन है मूने का। क्वेश्चन नंबर 155 केवल एक ही ऑप्शन में पढ़ूंगा ताकि वीडियो हमारा जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। वैसे आप लोग देखते रहिएगा स्क्रॉल करके। 155 है स्टाफ संग्रहण नहीं है। स्टाफ संगठन का गठन चिंतन के लिए ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार सूत्र का क्रियान्वयन के लिए किया जाता है। किस विद्वान की परिभाषा है? ए. ओलिवर सेल्डन, एल.डी. व्हाइट, मूने और रैले। यह कथन है ओलिवर सेल्डन का। 156 मूने ने स्टाफ के कितने कार्य बताए हैं? मूने ने स्टाफ के 3 कार्य बताए हैं। कौन से कार्य हैं? सूचना संबंधी कार्य, परामर्शकारी कार्य और निरीक्षणात्मक कार्य। 157 किस विद्वान ने स्टाफ अभिकरण को 3 वर्गों में सामान्य स्टाफ, दूसरा तकनीकी स्टाफ, तीसरा सहायक स्टाफ में विभाजित किया है? स्टाफ अभिकरण को 3 वर्गों में फिफ्नर और प्रेस्थस ने विभाजित किया है। क्वेश्चन नंबर 158 158 छलनी और कीप की संज्ञा किसे दी जाती है? छलनी और कीप की संज्ञा सामान्य स्टाफ को दी जाती है। 159 किस विद्वान ने सूत्र अभिकरण को क्रियाशील अभिकरण कहा है? किस विद्वान ने सूत्र अभिकरण को क्रियाशील अभिकरण कहा है? एल.डी. व्हाइट के द्वारा कहा गया है।
स्टाफ और लाइन शब्द किस शब्दावली से लिया गया है? स्टाफ और लाइन शब्द सैनिक प्रशासन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 161, स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य क्या है? स्टाफ अभिकरण का मुख्य कार्य क्या है? परामर्श और सहायता देना। 162, लाइन अभिकरणों का संबंध होता है, लाइन अभिकरणों का संबंध होता है किससे होता है? नीति निर्माण से होता है। 163, स्वतंत्र नियम के आयोग, यह स्वतंत्र नियम के आयोग नहीं है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग है, नियामकीय आयोग, स्वतंत्र नियामकीय आयोग एवं लोक निगम है। यह क्या है? सूत्र अभिकरण है या फिर स्वतंत्र वित्त व्यवस्था है? यह सूत्र अभिकरण है। 164, सूत्र अभिकरण को हाउस कीपिंग किसने कहा है? सूत्र की अभिकरण को हाउस कीपिंग बिलोबी के द्वारा कहा गया है। 165, सूत्र अभिकरण में सहायक सेवाएं किस विद्वान ने कहा है? सूत्र अभिकरण को सहायक सेवाएं किस विद्वान ने कहा है? एल.डी. व्हाइट के द्वारा कहा गया है। सूत्र अभिकरण को सहायक सेवाएं एल.डी. व्हाइट के द्वारा कहा गया है। 166, स्टाफ व सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण होते हैं, न कि विरोधी हो। स्टाफ व सूत्र किसी भी संगठन के परिपूरक लक्षण होते हैं, न कि विरोधी होते हैं। किसने कहा है? यह लेपावेस्की के द्वारा कहा गया है, लेपावेस्की। 167, 167, यदि सचिवगण मंत्रियों की आंखें हैं, यदि सचिवगण मंत्रियों की आंख हैं, कान हैं, तो विभाग के प्रधान उसके हाथ हैं। किस विद्वान ने कहा है? यदि सचिवगण मंत्रियों की आंख हैं, कान हैं, तो विभाग के प्रधान उसके हाथ हैं। किस विद्वान के द्वारा कहा गया है? रूथना स्वामी के द्वारा कहा गया है। 168, लोक निगम शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? लोक निगम शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? लोक निगम शब्दावली का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका में ही हुआ है और अमेरिका से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। 169, निगम व्यवसाय का एक आदर्श रूप है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह रूजवेल्ट के द्वारा कहा गया है। निगम एक संवैधानिक नवीनता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? निगम एक संवैधानिक नवीनता है। यह रॉबसन के द्वारा कहा गया है। 171, निगम एक कृत्रिम व्यक्ति है। किसका कथन है? यह डॉक्टर एम.पी. शर्मा के द्वारा कहा गया है, प्रोफेसर महादेव प्रसाद शर्मा, जो भारतीय लोक प्रशासन के प्रथम विद्वान कहे जाते हैं। 172, सार्वजनिक निगम सहकारी शक्ति से आच्छादित होता है, किंतु उसमें व्यक्तिगत उद्यम की लोचशीलता और पहल रहती है। किसका कथन है? यह भी कथन किसका है? रूजवेल्ट का। रूजवेल्ट का यह कथन है रूजवेल्ट का। टाइपिंग एरर हो गई है। 173, किसने निगम को निगमन हो गया है, यहाँ निगमों को हमारे समय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत नूतन प्रयोग कहा है? तो ये कहा गया है रॉबसन के द्वारा। रॉबसन ने निगम को सर्वाधिक संस्थागत नूतन प्रयोग कहा है। 174, किस विद्वान ने निगम को एक विवादपूर्ण नव परावर्तन नहीं है, यह प्रवर्तन है, प्रवर्तन। किस विद्वान ने निगम को एक विवादपूर्ण नव प्रवर्तन की संज्ञा दी है? यह ड्वाइट वाल्डो के द्वारा दी गई है। 175, निगम है। निगम क्या है? सूत्र अभिकरण है या फिर सामान्य स्टाफ है, सहायक स्टाफ है, तकनीकी स्टाफ है। निगम एक सूत्र अभिकरण है। 176, विभाग क्या है? विभाग को हम क्या कहते हैं? सूत्र अभिकरण कहते हैं कि स्टाफ अभिकरण कहते हैं। स्टाफ अभिकरण में 3 प्रकार के अभिकरण हैं, सामान्य स्टाफ, सहायक स्टाफ, तकनीकी स्टाफ। इसका वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? फिफ्नर एवं प्रेस्थस के द्वारा किया गया है। विभाग अभिकरण है, एक सूत्र अभिकरण है। 177, ब्यूरो विभाग की आंतरिक इकाई है। किसका कथन है? ब्यूरो विभाग की आंतरिक इकाई है। किसका कथन है? यह कथन है एल.डी. व्हाइट के द्वारा। एल.डी. व्हाइट ने ब्यूरो को कहा है कि विभाग की आंतरिक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 178,
शासन की शीर्ष विहीन शाखा किसे कहा जाता है? तो शासन की शीर्ष विहीन शाखा स्वतंत्र नियामकी आयोग को कहा जाता है। 179 शासन की चतुर्थ शाखा के नाम से किसे जाना जाता है? शासन की चतुर्थ शाखा के नाम से किसको जाना जाता है? स्वतंत्र नियामकी आयोग को जाना जाता है। स्वतंत्र नियामकी आयोग, इसको हम शासन की चतुर्थ शाखा के नाम से जानते हैं। 180 कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा जाता है? कांग्रेस की भुजाएं स्वतंत्र नियामकी आयोग को कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र नियामकी आयोग से इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है स्वतंत्रता के द्वीप, आइसलैंड ऑफ ऑटोनॉमी। स्वतंत्रता के द्वीप नहीं है, यह स्वायत्तता के द्वीप हैं। स्वायत्तता के द्वीप किसे कहा जाता है? स्वायत्तता के द्वीप की संज्ञा किसे दी जाती है? स्वायत्तता के द्वीप की संज्ञा स्वतंत्र नियामकी आयोग को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 182 स्वतंत्र नियामकी आयोग का विकास कहाँ हुआ है? यह स्वतंत्रता नहीं है, स्वतंत्र नियामकी आयोग का विकास कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 183 हूवर आयोग 1949 का गठन किस संदर्भ में किया गया था? हूवर आयोग 1949 का गठन स्वतंत्र नियामकी आयोग के संदर्भ में किया गया था। 184 नौकरशाही की शक्तियाँ प्रजातंत्र के आवरण के नीचे फलती फूलती हैं, किसका कथन है? नौकरशाही की शक्तियाँ प्रजातंत्र के आवरण के नीचे फलती फूलती हैं, किसका कथन है? यह रैमजे मेयोर की है। रैमजे है, रैमपे नहीं है, यह रैमजे मेयोर ने नौकरशाही को कहा है कि नौकरशाही की शक्तियाँ प्रजातंत्र के आवरण के नीचे फलती फूलती हैं। 185 पर आते हैं, किसने नौकरशाही को निरंकुशता का नाम दिया है? किसने नौकरशाही को निरंकुशता का नाम दिया है? तो यह हिवार्ट है। हिवार्ट ने नौकरशाही को निरंकुशता का नाम दिया है। सरकार की चौथी शाखा किसे कहा जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट ही शासन को चलाती है, तो हम ब्यूरोक्रेसी को या ब्यूरोक्रेट को सरकार की चौथी शाखा कहते हैं। 187 द रूलिंग सर्वेंट के पुस्तक कौन है? रूलिंग सर्वेंट के पुस्तक हैं एरिक स्ट्रॉस रूलिंग सर्वेंट के पुस्तक हैं। द रूलिंग सर्वेंट के पुस्तक के लेखक हैं एरिक स्ट्रॉस रूलिंग सर्वेंट के लेखक हैं। 188 नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं। नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक कौन हैं? हिवार्ट हैं, साइमन हैं, फिफनर हैं, रैमजे मेयोर हैं एवं ये गलत हो गया है, रैमजे मेयोर। नौकरशाही सिद्धांत के आलोचक हैं रैमजे मेयोर और लॉर्ड हिवार्ट। क्वेश्चन नंबर 189 नौकरशाही को डेस्क की सरकार किसने कहा है? डेस्क सरकार की संज्ञा किसने दी है? फाइनर ने नौकरशाही को डेस्क सरकार की संज्ञा दी है। नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? यह फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। 191 प्रोफेसर फेडरिक ने नौकरशाही के कितने लक्षण बताए हैं? नहीं। प्रोफेसर फेडरिक ने नौकरशाही के कितने लक्षण बताए हैं? 6 लक्षण बताए हैं। 192 नौकरशाही का अर्थ है विशेषीकृत पद सोपान और संचार की लंबी रेखाएं। किसकी परिभाषा है? यह परिभाषा है मार्शल ई डिमाक ने नौकरशाही को कहा है कि विशेषीकृत पद सोपान और संचार की लंबी रेखाएं। 193 पर आते हैं, नौकरशाही प्रशासन की 193 है, नौकरशाही प्रशासन की एक ऐसी प्रणाली है जो कौशल, निष्पक्षता और
मानवता के अभाव से ग्रसित होती है। जो कौशल, निष्पक्षता और मानवता के अभाव से ग्रसित होती है। किसने कहा है? यह कहा है मैक्स वेबर ने। जैसा कि इसमें कुछ वर्तनी त्रुटि हो गई है, परंतु अगली बार से जो पीडीएफ में बनाऊंगा उसमें वर्तनी त्रुटि नहीं होगी। यह 300 क्वेश्चन की श्रृंखला मैंने जो टाइप कराई है इसमें वर्तनी त्रुटि है। क्वेश्चन नंबर 94, मार्क्स ने नौकरशाही की कितनी विशेषताएं बताई हैं? मार्क्स ने नौकरशाही की कितनी विशेषताएं बताई हैं? 4 विशेषताएं बताई हैं। 195, मैक्स वेबर ने नौकरशाही की कितनी विशेषताएं बताई हैं? मैक्स वेबर ने नौकरशाही की 6 विशेषताएं बताई हैं। 96, मार्क्स ने नौकरशाही को कितने भागों में बांटा है? मार्क्स ने नौकरशाही को 4 भागों में बांटा है। पहला है अभिभावक नौकरशाही, अभिभावक नौकरशाही। दूसरा है जातीय नौकरशाही, जातीय नौकरशाही। तीसरा है संरक्षक नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही। और चौथा है गुणों पर आधारित नौकरशाही। तो मार्क्स ने नौकरशाही को 4 भागों में बांटा है। पहला है अभिभावक नौकरशाही, जातीय नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही और गुणों पर आधारित नौकरशाही। 197 पर आते हैं। किसने नौकरशाही को कुलीन तंत्र का नाम दिया है? किसने नौकरशाही को कुलीन तंत्र का नाम दिया है? तो बिलोबी ने नौकरशाही को कुलीन तंत्र का नाम दिया है। 198, मुख्य कार्यपालिका को जितने अधिक तथा भारी कार्य करने होते हैं उनको कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो व्यक्तिगत रूप से पूरा नहीं कर सकता। किसका कथन है? यह कथन है जॉन ए बीग का, जॉन ए बीग का। क्वेश्चन नंबर 99, वह कठिनाइयों का अंत करने वाला पर्यवेक्षक आगामी कार्यक्रम का प्रवर्तक होता है। कार्यपालिका के संबंध में किसने कहा है? मार्शल ई डिमॉक ने कहा है, मार्शल ई डिमॉक। 200, लूथर गुलिक ने पोस्टकार्ड की रचना किस पुस्तक में की है? नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नोट्स ऑन द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लूथर गुलिक ने पोस्टकार्ड की रचना की है या पोस्टकार्ड का दृष्टिकोण दिया है। 201 पर आते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी पुस्तक है? द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट किसकी पुस्तक है? यह है एफ.एम. मार्क्स की, यह एफ.एम. मार्क्स की पुस्तक है। एफ.एम. मार्क्स की पुस्तक का नाम है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। यह एफ.एम. मार्क्स की पुस्तक है। इनके पुस्तक के आगे का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी, एन इंट्रोडक्शन टू ब्यूरोक्रेसी, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट एंड इंट्रोडक्शन टू द ब्यूरोक्रेसी। यह पुस्तक है एफ.एम. मार्क्स की। 202, विकृति तथा प्रयास के कारण नौकरशाही, विकृति तथा प्रयास नहीं है, यह परिहास है। विकृति तथा परिहास के कारण नौकरशाही का अर्थ है, नौकरशाही शब्द का अर्थ है घपला, मनमानी, घपला, मनमानी, अतिव्यय, यह अतिव्यय है। हस्तक्षेप और वर्गीकरण, यह किसका कथन है? यह कथन है जॉन ए बीग का, जॉन ए बीग का कथन है। 203, क्वेश्चन नंबर 203 पर आते हैं। दैनिक कार्य, ये वैदिक कार्य हो गया है, यहाँ दैनिक होना चाहिए, दैनिक है, दैनिक कार्य विधि कठोरता को और उत्तरदायित्व की चिंता विलंब को जन्म देती है। दैनिक कार्य विधि कठोरता को और उत्तरदायित्व चिंता विलंब को जन्म देती है। किसका कथन है? यह कथन है फिफनर का। 204, नौकरशाही में एक प्रकार के नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास होता है जो निषेध वृत्ति का रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। नौकरशाही में एक प्रकार के नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास होता है जो निषेध वृत्ति का रूप धारण कर लेती है। किसका कथन है? इसका ऑप्शन नहीं दिया है। यह कथन है बर्ट्रैंड रसेल का, बर्ट्रैंड रसेल का।
बर्ट्रैंड रसेल ने कहा है कि नौकरशाही में एक प्रकार के नकारात्मक मनोविज्ञान का विकास होता है जो निषेध वृत्ति का रूप धारण कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 205 पर आते हैं। (205) भारत और ब्रिटेन में किस प्रकार की कार्यपालिका है? यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। संसदीय कार्यपालिका है। भारत में भी संसदीय कार्यपालिका है और ब्रिटेन में भी संसदीय कार्यपालिका है। क्वेश्चन नंबर 206 अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। कार्यपालिका, न्याय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका। ये ऑप्शन गलत हो गया है। सामाजिक कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें होना चाहिए अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, संघात्मक, संसदीय कार्यपालिका, नामात्मक, वास्तविक, ये सब होना चाहिए। तो समझ लीजिए कि अमेरिका में किस प्रकार की कार्यपालिका है? अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है। 207 पर आते हैं। किस देश को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मॉडल कहा जाता है? अध्यक्षात्मक, किस देश को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मॉडल कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षात्मक व्यवस्था का मॉडल कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की कार्यपालिका है? स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की कार्यपालिका है? स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है। 209 पर आते हैं। भारत में नामात्म की कार्यपालिका है। नामात्म की कार्यपालिका कौन होता है भारत में? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति। तो प्रधानमंत्री भारत में नामात्म की कार्यपालिका होता है। भारत में वास्तविक कार्यपालिका है, बहुल कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? भारत में वास्तविक कार्यपालिका है तो उसमें कौन सम्मिलित होते हैं? उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सम्मिलित होते हैं। 211 क्वेश्चन नंबर 211 पर आते हैं। किसका कथन है निर्णय दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक व्यवहारिक विकल्प को चुनता है? यानी जब हम निर्णय करते हैं तो हमारे सामने कई ऑप्शन होते हैं, कई ऑप्शन होते हैं। हम इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन चुनते हैं। यह किसका कथन है? यह कथन है टेरी का, टेरी महोदय का कहना है। क्वेश्चन नंबर 212 पर आते हैं। 212 पर आते हैं। निर्णय व्यक्तियों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणाम हैं। निर्णय व्यक्तियों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणाम हैं। वे दशाएं परिस्थितियों के साथ साथ बदलती रहती हैं। वह नहीं है, ये वे हैं। वे दशाएं स्थिति के परिस्थिति, यहाँ परिस्थिति है, परिस्थितियों के साथ साथ बदलती रहती है। किसका कथन है? यह कथन है गोरे तथा डाइसन का। ये डायमंड नहीं है, डायमंड नहीं है, ये डाइसन है। गोरे तथा डाइसन का कथन है। 213 पर आते हैं। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया कौन मानता है? प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निर्णयात्मक प्रक्रिया कौन मानता है? हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 214 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 पर आते हैं। 214 है लुंडबर्ग के अनुसार, यह वर्ग नहीं है, वर्ग है। लुंडबर्ग के अनुसार निर्णय प्रक्रिया को कितने स्तरों से गुजरना पड़ता है? निर्णय प्रक्रिया को कितने स्तरों से गुजरना पड़ता है? 6 स्तरों से गुजरना पड़ता है। 215 मिचफील्ड है, यह है मिचफील्ड। मिचफील्ड निर्णय प्रक्रिया के कितने चरण मानते हैं? 5 चरण मानते हैं। 216 हर्बर्ट साइमन निर्णय प्रक्रिया को कितने स्तरों में विभाजित करते हैं? हर्बर्ट ए साइमन निर्णय प्रक्रिया को 3 स्तरों में विभाजित करते हैं। पहला है निर्णय लेने के लिए अवसर ढूंढना, दूसरा है कार्य के लिए संभावित विकल्प पहचानना अर्थात स्वरूप का निर्धारण करना, तीसरा है विकल्पों में से एक को चुनना या विकल्पों का चयन करना। 217 पर आते हैं। बाउंड्री गेन तथा बाउंड्री लॉस किससे संबंधित है? बाउंड्री गेन तथा बाउंड्री लॉस किससे संबंधित है? यह प्रोफेसर हैकिंग और स्मिथ का कहना है। प्रोफेसर हैकिंग और स्मिथ का कहना है। और स्मिथ, प्रोफेसर हैकिंग और स्मिथ बाउंड्री गेन और बाउंड्री लॉस का विकल्प देते हैं। 218 टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने तत्वों का वर्णन किया है? टेरी ने निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कितने तत्वों का वर्णन किया है? तो इन्होंने 12 तत्वों का वर्णन किया है।
यदि एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो वह निर्णय पूरी तरह से बौद्धिक नहीं हो सकता। अलग अलग व्यक्ति के व्यवहार का किसी उच्च श्रेणी की बौद्धिकता पर पहुंचना असंभव होता है। किसका कथन है? मतलब कि इसमें यह क्वेश्चन यह है कि यदि एक व्यक्ति निर्णय लेगा तो वह निर्णय पूरी तरह से बौद्धिक नहीं हो सकता। एक अलग अलग व्यक्ति के व्यवहार का किसी उच्च श्रेणी की बौद्धिकता पर पहुंचना असंभव है। किसका कथन है? यह कथन है हर्बर्ट साइमन का। 220 पर आते हैं। निर्णय प्रक्रिया को किसने एक सामाजिक रणनीति कहा है? निर्णय प्रक्रिया को किसने एक सामाजिक रणनीति कहा है? निर्णय प्रक्रिया को गोरे और डाइसन ने सामाजिक रणनीति कहा है। 221 पर आते हैं। निर्णय व्यक्तिगत पसंदों निर्णय व्यक्तिगत पसंदों को संबंधों के जाल में बुन देते हैं जिनसे कार्य का आधार बनता है। किसका कथन है? यह कथन है गोरे और डाइसन का। गोरे और डाइसन कहते हैं कि निर्णय व्यक्तिगत पसंदों को संबंधों के जाल में बुन देते हैं जिनसे कार्य का आधार बनता है। 222 कार्यपालिका के कार्य की कसौटी यह है कि वह आवश्यक कार्यपालिका के कार्य की कसौटी यह है कि वह आवश्यक या अप्रत्यायोजित ऐसे निर्णयों को ले और शेष को अस्वीकार कर दे। यह आशा नहीं होना चाहिए। शेष को अस्वीकार कर दे। किसका कथन है? यह कथन है चेस्टर आई बर्नार्ड का। बी, ऑप्शन बी सही होगा, चेस्टर आई बर्नार्ड का। 223 है। सही निर्णय की कसौटी सामान्य हित और संविधान की आत्मा तथा नैतिक सिद्धांत होनी चाहिए। किसका कथन है? यह कथन है A.F.A. मार्क्स का। 224 ह्यूरिस्टिक मॉडल किससे संबंधित है? तो ह्यूरिस्टिक मॉडल निर्णय निर्माण प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 225 ह्यूरिस्टिक मॉडल किसने दिया है? ह्यूरिस्टिक मॉडल विलियम ह्यूरिस्टिक मॉडल किसने दिया है? हर्बर्ट, चेस्टर आई बर्नार्ड, फिफ्नर, वाल्डो। ऑप्शन चारों गलत है इसमें। ह्यूरिस्टिक मॉडल विलियम जी गोरे ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मॉडल। 226 मैंने कभी कोई नेता नहीं देखा जो यह कर सके कि वह नेता क्यों है। कर सके नहीं है, कह सके हैं। मैंने कभी कोई नेता नहीं देखा जो यह कह सके कि वह नेता क्यों है, और अनुयायी ही पूरी तरह यह नहीं कह सकते कि वह क्यों अनुसरण करते हैं। यह किसका कथन है? यह कथन है चेस्टर बर्नार्ड का यह कथन है। चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि मैंने कभी कोई नेता नहीं देखा जो यह कह सके कि वह नेता क्यों है, और अनुयायी ही पूरी तरह से यह कह नहीं सकते हैं कि वह क्यों अनुसरण करते हैं। यह कथन बर्नार्ड का है। 227 किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए लोगों के समझने की प्रक्रिया ही नेतृत्व है। किसका कथन है? किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करने के लिए लोगों को समझाने की। ये क्या है? समझाने की। लोगों को समझाने की प्रक्रिया ही नेतृत्व है। यह कथन है कुंज ओ डोनेल का। ओ अलग है, कुंज ओ डोनेल अलग है। 228 पर आते हैं। नेतृत्व आपसी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा सुरक्षा से प्रभावित करने की क्रिया है।
नेतृत्व आपसी उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से प्रवाहित करने की क्रिया है। यह किसका कथन है? टेरी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 129, बड़े संगठनों में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों को साझे यह यत्न होना चाहिए। साझे यत्न करने के लिए प्रेरित तथा प्रभावित करना ही नेतृत्व है। किसका कथन है? यह शेकलर हडसन का कथन है। शेकलर और हडसन का। 230, नेतृत्व प्रायः नहीं है, यह प्रायः है। नेतृत्व प्रायः परिस्थितियों के अनुसार बनता या बिगड़ता है। किसका कथन है? यह कथन है मिलेट का। इस वीडियो में मैंने आपको अब तक 80 क्वेश्चन बता दिया। अभी 80 क्वेश्चन और बचता है, यानी कि 300 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और उसमें से मैं आप सभी लोगों को अब तक 230 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बताना है। 70 क्वेश्चन और बचता है आपके सिलेबस में, आपके वीडियो में। इसमें कुछ सिलेबस के बाहर से भी हैं, यानी कि नेट, टीजीटी, पीजीटी स्तर के भी कुछ क्वेश्चन को मैंने जोड़ दिया है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़कर नेट की तैयारी कर सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। बाकी बचा हुआ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।